हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। आज हम लोग बात करेंगे भाग 5 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद। भाग 5 की सीरीज में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। भाग 5 कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 52 से लेके 151 तक, 151 तक, जिसमें हम लोग राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को देख चुके हैं, है ना। उसको एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। आर्टिकल 52 से 62 तक जो डायरेक्ट हम बात किए थे प्रेसिडेंट के बारे में, उसके बाद 71 में भी बात किए थे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित क्या था, विवाद सुप्रीम कोर्ट में सुलझाया जाएगा। आर्टिकल 72 में हम लोग देखे थे क्या कि राष्ट्रपति क्षमादान, है ना, क्षमादान का केस है, मृत्युदंड का केस है अगर, या फांसी का सजा है, या बहुत आजीवन कारावास है, या बहुत कठोर सजा है, उस स्थिति में ये कम कर सकते हैं सजा को। और आर्टिकल 111 में देखे थे राष्ट्रपति का वीटो पावर। वीटो पावर कितने तरह का था? 3 तरह का, आत्यांतिक वीटो, निलंबकारी वीटो और पॉकेट वीटो। आत्यांतिक वीटो मतलब कि राष्ट्रपति के पास अगर आया कोई कानून बन के फाइनल सिग्नेचर के लिए, तो क्या किए, उसे रद्द कर दिया, अपने पास एकदम रख लिए सुरक्षित, और उस पर कोई अपना डिसीजन नहीं दिया। वो आत्यांतिक वीटो होता है। जनरली इंडिया में ऐसा होता नहीं है, ठीक है। ये सब अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में देखा जाता है ऐसा, इस टाइप का आत्यांतिक वीटो, क्योंकि राष्ट्रपति का पोस्ट यहाँ पे इंडिया में औपचारिक प्रधान ही है, इसलिए कुछ ऐसा रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं कानून को। उसके बाद दूसरा वीटो था निलंबकारी वीटो। निलंबकारी वीटो में क्या है कि एक बार पुनः संसद को लौटाएंगे राष्ट्रपति साहब पुनः विचार के लिए। अगर संशोधन करके भेज देते हैं तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर संशोधन नहीं किए, बिना संशोधन किए ही दूसरी बार अगर भेज दिया गया सिग्नेचर के लिए, तो राष्ट्रपति की मजबूरी है कि सिग्नेचर करना ही पड़ेगा। और तीसरा वीटो था पॉकेट वीटो, कि कोई आया कानून फाइनल सिग्नेचर के लिए, उसे पॉकेट में बंद करके रख लिया, उसमें कोई डिसीजन नहीं दिया गया। जैसे कि एक डाक विधेयक आया था, है ना, पहले, तो उस पर भी पॉकेट वीटो लगा था, ठीक है। तो 123 तक ये देख लिए थे। 123 में था क्या, राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जो लाया जाता है ना, जब सत्र क्या हो, खत्म हो, बंद हो, या फिर देश में आपातकाल की स्थिति हो, या फिर कोई एक सदन क्या हो, स्थगित हो, तो उस स्थिति में ऑर्डिनेंस ला के कानून बनाया जाता है देश के हित में, ठीक है। यहाँ तक हम लोग बात कर लिए थे। आर्टिकल पिछले वीडियो में देखे थे हम लोग 63 से 69 तक, किसके बारे में? उप राष्ट्रपति के बारे में, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। और वहाँ भी एकदम, जो नहीं देखें आप जाके पिछले वीडियो में देखिए, डिस्क्रिप्शन में है लिंक। तो आज हम लोग बात करेंगे मंत्रिपरिषद का, कि मंत्रिपरिषद क्या होता है ना। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जहाँ मिनिस्टर बैठते हैं, उसका मंत्रिपरिषद क्या है, इसकी में कैसे क्या है, आर्टिकल में चर्चा है इसका भी। 73 आर्टिकल हम लोग स्टार्ट करेंगे मेनली। आर्टिकल 73 कह रहा है, अच्छा सबसे पहले ये समझना है कि कार्यपालिका का चर्चा कई बार हुआ है, राष्ट्रपति भी कार्यपालिका के अंतर्गत ही है। तो जो पूरा अपना शासन पद्धति है लोकतंत्र में, उसको मेनली 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसमें से 3 मेन है एकदम। कार्यपालिका, पहले तो विधायिका हो जाएगा, उसके बाद कार्यपालिका और न्यायपालिका, और एक चौथा स्तंभ भी है जिसे हम लोग मीडिया कहते हैं, ठीक है। तो जो विधायिका है वो कानून बनाने का कार्य करते हैं, संसद द्वारा कानून पास करेगा। कार्यपालिका के अंतर्गत कौन, विधायिका के अंतर्गत कौन कौन आ जाएगा? संसद आ जाएगा, विधानसभा आ जाएगा, ये सब कानून बनाने का काम करता है। तो ये है विधायिका। कार्यपालिका उसका क्रियान्वयन करेंगे। कार्यपालिका का मतलब क्या है? क्रियान्वयन करना, है ना। तो क्रियान्वयन करने का काम कौन कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। जो मंत्रिपरिषद में जो बन रहा है, मंत्रिपरिषद आज हम लोग बनाएंगे, मंत्रिपरिषद के जो सदस्य सब होंगे वो कानून क्या करेंगे? एकदम क्रियान्वित करेंगे, कानून बनाने का काम करेंगे विधायिका। और विधायक नहीं, विधायिका, है ना। विधायिका का मतलब क्या? संसद और विधानसभा, इसके अंतर्गत। विधानसभा में भी अगर किसी राज्य में अगर विधान परिषद है तो उसे भी राइट है, ठीक है। तो ये कार्यपालिका जो होती है, यहाँ पे आर्टिकल 73 कहता है कि कार्यपालिका के कार्य प्रणाली को आसान करने के लिए राष्ट्रपति क्या करते हैं? कानून में हेल्प करते हैं, कानून बनाते हैं। ये लिखा गया है किसमें? आर्टिकल 73 में। उतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल है नहीं, कारण है कि जो राष्ट्रपति का पोस्ट है ये औपचारिक पोस्ट है अपना कॉन्स्टिट्यूशन में। तो जो सारा काम करते हैं वो कौन करते हैं? प्रधानमंत्री करते हैं। एक फॉर्मेलिटी के लिए होते हैं, देखने के लिए होते हैं कि बस हाँ जो चल रहा है सही चल रहा है कि नहीं, सही सलामत चल रहा है कि नहीं, बस औपचारिक प्रधान ही होते हैं। इसलिए इस आर्टिकल का उतना महत्व है नहीं, लेकिन फिर भी याद रखेंगे, जनरली पूछा नहीं जाता है, ठीक है। बस ये समझना है कि जो कार्यपालिका जो कार्य का क्रियान्वयन कर रहे हैं, उसमें राष्ट्रपति का भी मदद लिया जाएगा मंत्रिपरिषद में। ये लिखा गया है आर्टिकल 73 में। अब मेन आर्टिकल है, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 74। जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है सब हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, वैसे कुछ छोड़ भी नहीं रहे। जो ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है उस पर ज़्यादा हम फोकस कर रहे हैं, तो इसलिए आप लोग भी ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। जो आर्टिकल 74 है ये कहता है, ये मंत्रिपरिषद के बारे में बताता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री का एक परिषद होगा, ये संविधान में लिखा गया है। और ये किस लिए होगा? मंत्रिपरिषद होगा किस लिए? ये राष्ट्रपति के सलाह देने के लिए होंगे, ठीक है। और ये भी बात लिखा गया है कि जो मंत्रिपरिषद होगा राष्ट्रपति की सलाह के लिए, उसके जो अध्यक्ष होंगे वो प्रधानमंत्री कहलाएंगे, ठीक है।
प्रधानमंत्री का कहीं अलग से चर्चा नहीं है आर्टिकल, किसी आर्टिकल में, बस मंत्रिपरिषद के अंतर्गत ही प्रधानमंत्री का चर्चा। और आज हम लोग प्रधानमंत्री के बारे में ही देख लेंगे, प्रधानमंत्री का क्या शक्ति है, क्या कार्य है, क्या योग्यता होना चाहिए, क्या एज लिमिट होना चाहिए, ये सब भी जानना जरूरी है। छोटे छोटे एग्जाम में जो जनरल कंपटीशन बेस्ड एग्जाम है उस सब में पूछ लिया जाता है, जनरली ऑब्जेक्टिव टाइप में पोस्ट, तो उस सब के लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक जगह करेंगे, चाहे वो ग्रुप डी के लिए हो, एसएससी के लिए हो, या फिर बिहार दरोगा का 26 को एग्जाम है इस बार भी तो उसके लिए हो, या फिर यूपी जो एसआई का भी एग्जाम सब हुआ है उस सब के लिए एकदम एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, सारे आर्टिकल से रिलेटेड, संविधान से रिलेटेड, फास्ट एकदम। ये सब ज़्यादा डेप्थ में है, कारण है कि बीपीएससी यूपीएससी में इसी टाइप का डिमांड, आपको चीज़ों का समझ होना चाहिए, इसलिए समझ के लिए हम ऐसा काम कर रहे हैं, ठीक। तो जो मंत्रिपरिषद होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो किस लिए होंगे? राष्ट्रपति के सलाह के लिए। और इसके अध्यक्ष कौन होंगे? प्राइम मिनिस्टर होंगे। प्राइम मिनिस्टर होंगे मंत्रिपरिषद के, जो मंत्रिपरिषद जो होगा उसका अध्यक्ष होगा प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर के लिए कहीं अलग से पोस्ट है नहीं, प्राइम मिनिस्टर बस यहाँ इतना चर्चा है कि जो मंत्रिपरिषद होंगे उसके अध्यक्ष होंगे हमारे पीएम, ठीक है। और मंत्रिपरिषद किस लिए होगा? राष्ट्रपति के सलाह के लिए। ये संविधान का आर्टिकल 74 में चर्चा है। तो एक तरह से आप ये भी कह सकते हो, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री का चर्चा है, थोड़ा अगर डेप्थ में जाएगा क्वेश्चन तो आपको डायरेक्ट ये याद रखना पड़ेगा आर्टिकल 74। चर्चा कहीं भी नहीं है, बस इतना कहा गया है आर्टिकल 74 में कि एक मंत्रिपरिषद होगा, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, जो किस लिए होंगे? राष्ट्रपति के सलाह के लिए होंगे, है ना। और उसके अध्यक्ष कौन होंगे? पीएम, प्रधानमंत्री होंगे। तो अब होता क्या है कि प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष मंत्रिपरिषद के, सारा काम वास्तविक प्रधान यही होते हैं, औपचारिक मात्र के लिए राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति हम लोग देख चुके हैं पहले वीडियो में ये करेंगे। तो अब यहाँ पे एक चीज समझना है कि जो मंत्रिपरिषद ये है क्या, मंत्रिपरिषद कैसे होता है, क्या होता है, इसको समझेंगे। ये तो पहले समझ में आ गया कि आर्टिकल 74 मंत्रिपरिषद का सलाह देता है, ये राष्ट्रपति की सलाह के लिए होंगे, और इसका अध्यक्ष जो होगा वो प्रधानमंत्री होंगे, ठीक। अब मंत्रिपरिषद में आते हैं। मंत्रिपरिषद को बांटा गया है मेनली 3 कैटेगरी में। अब मंत्रिपरिषद में बहुत सारे विभाग होते हैं। मंत्रिपरिषद का जो हेड होगा कौन होंगे? पीएम होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, ये बात माइंड में सेट रखना है। तो मंत्रिपरिषद को 3 कैटेगरी में बांटा गया। पहला जो होता है, सर्वश्रेष्ठ जो होता है, वो कैबिनेट मंत्री होता है, जो सबसे आगे बैठे होते हैं कैबिनेट मंत्री। जैसे रेलवे मंत्री हो, रेलवे मिनिस्टर हो गया, एजुकेशन मिनिस्टर हो गया, ये सब सारे क्या कहलाएंगे? कैबिनेट मिनिस्टर कहलाएंगे। और पीएम भी जो होंगे वो कैबिनेट मिनिस्ट्री का हिस्सा होंगे, क्योंकि पीएम भी बहुत सारे डिपार्टमेंट को संभालने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये कैबिनेट मिनिस्ट्री के अंतर्गत कौन? जैसे गृह मंत्रालय होगा, किसके अंतर्गत आएगा? कैबिनेट मंत्री के अंतर्गत आएगा। तो सारे सर्वश्रेष्ठ जो डिपार्टमेंट है वो कैबिनेट मंत्रालय के थ्रू से तहत आता है, ठीक है। उसके बाद अब जैसे रेलवे विभाग है, रेलवे मंत्रालय है, तो रेलवे मंत्रालय में तो एक तो कैबिनेट मंत्री हो गया, उसके बाद उससे नीचे जो होंगे वो होंगे राज्य मंत्री। ये चीज ध्यान रखना है। और रेलवे राज्य मंत्री भी होते हैं, रेलवे जो भी पोस्ट है सबके लिए 3 होंगे कम से कम, ठीक है। एक उप मंत्री जो सबसे पीछे होते हैं बैठे हुए, ठीक है। पहला तो होगा कैबिनेट मंत्री सबसे आगे, और पीएम जो होंगे, पीएम इसी मंत्रालय के हिस्से, कैबिनेट मंत्रालय के हिस्से, ठीक है। उसके बाद राज्य मंत्री जो है इससे नीचे, और उप मंत्री उससे नीचे। उप मुख्यमंत्री की बात नहीं कर रहे हैं। तो कोई भी अगर सदन मंत्रिपरिषद है तो मंत्रिपरिषद को कैटेगराइज अगर करेंगे तो सबसे पहले तो कौन हो जाएंगे? पीएम। और ये भी किसके हिस्से? कैबिनेट मंत्रालय के हिस्से। उसके नीचे क्या होंगे? राज्य मंत्री। जैसे रेलवे के राज्य मंत्री भी होंगे, रेलवे के उप मंत्री भी होंगे। जब ये राज्य मंत्री का पोस्ट खाली हो जाए या फिर ये आगे ये हो जाए, ट्रांसफर हो जाए, उस स्थिति में उप मंत्री को बना दिया जाता है राज्य मंत्री। तो कोई भी डिपार्टमेंट है तो उसमें कितने होंगे? 3 कैटेगरी होंगे। पहला होगा कैबिनेट मंत्रालय, दूसरा राज्य मंत्री, और तीसरा उप मंत्री, ठीक है। ये 3 मेन है, तीनों को एकदम ध्यान रखना है। तो प्रधानमंत्री किस मंत्रालय के हिस्से होंगे? कैबिनेट मंत्रालय का हिस्सा है ये पीएम, ठीक है। तो जैसे रेलवे भी होगी तो रेलवे के भी 3 डिपार्टमेंट, एजुकेशन के भी 3 डिपार्टमेंट सब होंगे, सबसे लॉ वाले ये होंगे, है ना। अब ऐसा है कि देखिए, अब रेलवे मंत्रालय बहुत बड़ा मंत्रालय है, तो सारे काम को कैबिनेट मंत्री ही नहीं देख सकते हैं ना। कुछ काम को बांट, मतलब एक आदमी कितना काम करे, इसलिए क्या किया जाता है, इसको कैटेगराइज किया जाता है ताकि पावर को थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो काम भी इजीली होगा, और मंत्रिपरिषद में जो भी एकदम मेंबर्स है उसका भी अपना काम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि वो चुन के गया है तो कुछ तो करेंगे ना वहाँ काम। ऐसा थोड़ी है कि अगर एमपी बन के गए हैं संसद में तो ऐसे बैठे रहेंगे, उसका भी कुछ दायित्व है, कुछ जिम्मेदारियां हैं। और एक चीज और याद रखना है कि इसमें यहाँ से रिलेटेड एक और चीज, स्वतंत्र प्रभार का आप लोग नाम बार बार सुने होंगे, इसके बारे में थोड़ा समझिए क्या है। अगर कैबिनेट मंत्रालय की जो मंत्री है वो अगर सपोज अनुपस्थित है या किसी देश के दौरे पे गए हैं या कुछ दिन के लिए पोस्ट सपोज खाली हो गया, तो उस स्थिति में क्या किया जाता है कि राज्य मंत्री को ही स्वतंत्र प्रभार दे दिया जाता है। राज्य मंत्री को ही क्या किया जाता है? स्वतंत्र प्रभार दे दिया जाता है।
कब तक के लिए? जब तक वो आएंगे या जब तक उसका सीट फुल होगा, या फिर हो सके राज्य मंत्री अगर स्वतंत्र प्रभार लिए वही अगर अच्छा काम कर रहे तो हो सके उसी को कैबिनेट मंत्री बना दिया जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो ये स्वतंत्र प्रभार का भार आप लोग नाम बार बार सुनते होंगे, ये क्या होते हैं, कुछ नया चीज़ नहीं है ये। जो कैबिनेट मंत्री का अगर कोई पोस्ट खाली है, यहाँ लिख दिया गया है कि अगर कैबिनेट मिनिस्टर के एब्सेंटी में अगर जो राज्य मंत्री होते हैं वही क्या हो जाते हैं, स्वतंत्र प्रभार हो जाते हैं। तो राज्य मंत्री में दो कैटेगरी हो गई, एक तो सिंपल राज्य मंत्री जो इससे नीचे वाले पोस्ट पे होंगे, उसके बाद राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कब होंगे, जब कैबिनेट में किसी का पोस्ट खाली है। जैसे सपोज रेलवे मंत्रालय कोई पोस्ट खाली है कैबिनेट मंत्रालय में, तो उस स्थिति में क्या करेंगे, राज्य मंत्री को आगे जो रेलवे राज्य मंत्री है उनको आगे प्रोसीड करके कार्यभार दे दिया जाएगा और उन्हीं को कहा जाएगा स्वतंत्र प्रभार। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो मंत्री परिषद हम लोग क्या क्या देखें, पहला कैबिनेट मंत्री सबसे एकदम वरिष्ठ, उसके बाद राज्य मंत्री और उसके बाद उप मंत्री। और कैबिनेट पूरा मंत्री परिषद का हेड कौन होंगे, पीएम होंगे, एक चीज ध्यान रखना है। और पीएम किसके अंतर्गत आएंगे, कैबिनेट मंत्रालय के अंतर्गत आएंगे। पीएम भी बहुत सारे पोस्ट को संभालते हैं। ठीक है, तो ये हो गए, ये मंत्री परिषद हम लोग देख लिए। तो मंत्री परिषद की चर्चा किस में है, आर्टिकल 74, और ये किस लिए होता है, राष्ट्रपति के सलाह के लिए। बस इतना लिख दिया गया है। वैसे सारा काम ये लोग खुद ही करते हैं, राष्ट्रपति से एकदम फाइनल सिग्नेचर के लिए ही जाता है, जो भी विधि है कानून है जो भी है फाइनल सिग्नेचर के लिए जाता है केवल। ठीक है, तो आर्टिकल 74 हो गया। आप आर्टिकल 75 पे आएंगे। आर्टिकल 75 क्या कह रहा है कि एक मंत्रिमंडल होगा, है ना, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स होंगे जो कि सारे कार्य जो मेन होंगे, है ना, जो कि सारे कार्यभार को क्या करेंगे, संभालेंगे। ये तो मंत्री परिषद का गठन करते हैं। मंत्री परिषद में कौन कौन होंगे, कैबिनेट मंत्री होंगे, राज्य मंत्री होंगे, उप मंत्री होंगे, पीएम होंगे, ये सब होंगे। लेकिन आर्टिकल 75 कह रहा है कि ये सब तो होंगे, यहाँ तो बहुत ज्यादा भीड़ हो गया, लेकिन जो कुछ मतलब इंपॉर्टेंट लेवल का वर्क होगा, है ना, हाई लेवल का वर्क होगा, उसके लिए क्या बनाया जाएगा, एक मंत्रिमंडल बनाया जाएगा। तो आप लोग देखते होंगे जब पीएम का इलेक्शन होता है, सॉरी जब लोकसभा का इलेक्शन जब सब चले जाते हैं चुन के वहां पे, तो मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है। गठन करते हैं किसके सर, ये राष्ट्रपति के द्वारा गठन किया जाता है, लेकिन सलाह कौन देते हैं, पीएम देते हैं। सारा काम पीएम करते हैं, संसद में जो भी काम होगा सब पीएम करेंगे, प्रधानमंत्री करेंगे। तो जो मंत्रिमंडल होगा, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, इसमें सारे कौन आएंगे, आप थोड़ा बता सकते हैं, सारे कैबिनेट मंत्री आएंगे। ये सब तो है ही, ये सब तो मंत्री परिषद के अंतर्गत है। लेकिन मंत्रिमंडल में कौन आएंगे, मंत्रिमंडल जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, जैसे रेल मंत्री हो गए, गृह मंत्री हो गए, विदेश मंत्री हो गए, ये सब, ये मंत्रालय एकदम कैबिनेट मंत्रालय का पोस्ट सब जो भी होंगे वो सब किसके अंतर्गत आएंगे, मंत्रिमंडल के अंतर्गत आएंगे, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के अंतर्गत आएंगे। इसमें कौन कौन होंगे, कैबिनेट मंत्री। अब बताइए राज्य मंत्री कौन होंगे, जो स्वतंत्र प्रभार में है। मैंने स्वतंत्र प्रभार के बारे में क्या बताया, अगर कैबिनेट मंत्रालय की कोई सा पोस्ट खाली है तो उस स्थिति में क्या करते हैं, राज्य मंत्री आगे प्रोसीड होकर स्वतंत्र प्रभार संभाल लेते हैं। तो वो भी इसमें क्या होंगे, मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। तो मंत्रिमंडल जब तक अगर पीएम अगर त्याग पत्र दे दिए या पीएम अपना इस्तीफा दे दिए, कुछ ऐसा हो गया, तो उस स्थिति में मंत्रिमंडल खुद ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, विघटित हो जाता है। फिर से नया मंत्रिमंडल बनाना, या फिर 5 साल टाइम पीरियड एकदम हो गया संसद का, तो उस स्थिति में जो फिर नया मंत्रिमंडल बनेगा तो फिर नए पीएम आने के बाद वो गठन किया जाएगा, क्योंकि पीएम के सलाह पे ही राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, सारा राष्ट्रपति बस फॉर्मली है, बाकी सारा काम पीएम करते हैं खुद, ये याद रखिएगा। तो मंत्रिमंडल में कौन कौन होंगे, कैबिनेट मंत्री जो सर्वश्रेष्ठ है, उसके बाद राज्य मंत्री में कौन होंगे, जो स्वतंत्र प्रभार पे है। स्वतंत्र प्रभार मतलब मैं पहले ही बता दिया, अगर कैबिनेट मिनिस्टर अगर एब्सेंट है तो उस स्थिति में राज्य मंत्री क्या करेंगे, स्वतंत्र प्रभार को संभाल लेंगे। ठीक है, अब आगे आते हैं। मेनली यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा एक चीज और देख लेते हैं कि ये नियुक्ति कौन करते हैं, ये तो प्रेसिडेंट करते हैं। मंत्रिमंडल के जितने भी होंगे मेंबर सबको एकदम कौन करेंगे नियुक्त, राष्ट्रपति करेंगे नियुक्त। किसके सलाह पे, पीएम के सलाह पे, याद रखना है। पीएम का खुद का नियुक्ति जो है ना, पीएम निर्वाचित पोस्ट नहीं है, एक बात ध्यान रखना है हमेशा। अभी पीएम के बारे में जब बताएंगे डिटेल में, प्रधानमंत्री के बारे में तो समझाएंगे, पीएम का निर्वाचन कभी भी नहीं होता, ये नियुक्ति है। पीएम क्या है, जैसे राष्ट्रपति का क्या होता है, निर्वाचन होता है, चाहे वो प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, ये तो अलग बात है। निर्वाचन दो ही तरीका का होता है, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मैंने बता दिया, डायरेक्ट जब जनता वोटिंग करते हैं तो क्या होता है, प्रत्यक्ष। और अप्रत्यक्ष में जनता के द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं वो चुनते हैं, तो क्या हो गया, अप्रत्यक्ष हो गया। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव हो गया, ये क्या हो गया, अप्रत्यक्ष चुनाव है, और उस स्थिति में करते हैं। लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे थे कि प्रधानमंत्री जैसे प्राइम मिनिस्टर है, इसका नियुक्ति होता है कि निर्वाचन होता है। तो ये नियुक्ति होते हैं किनके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। जितने भी मंत्रिमंडल के जितने भी पोस्ट है उस सब का नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। किसके सलाह पे, प्रधानमंत्री के सलाह पे। ये चीज ध्यान रखना है। तो नियुक्ति समझ में आ गया। जैसे कि आप सुप्रीम कोर्ट का है, सुप्रीम कोर्ट का जज है, ये क्या है, किसके द्वारा नियुक्त होते हैं, इसका निर्वाचन कुछ नहीं होता, ये नियुक्त करते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। ठीक है, और राष्ट्रपति को त्याग ये कौन दिलाते हैं, शपथ कौन दिलाते हैं,
वही जो CGI होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ, ये सब एक वीडियो जब बनाएंगे ना, कौन किसको त्याग पत्र दे सकता है, कौन किसको शपथ दे सकता है, शपथ करवाता है ना, ये सब हम लोग देखेंगे एक वीडियो में, एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें सारा एकदम राष्ट्रपति से लेकर सब एकदम पोस्ट को समझ लेंगे। पहले सब आर्टिकल को हम लोग समझते हैं कहाँ पे किस चीज़ का चर्चा है। तो 75 मैंने देख लिया कि मंत्रिपरिषद होगा, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, जिसमें क्या होंगे, कैबिनेट मंत्री होंगे, और राज्य मंत्री वे होंगे जो स्वतंत्र प्रभार में है जब कैबिनेट मंत्रालय का पोस्ट खाली था उस स्थिति में। नियुक्ति कौन करेंगे इसका, राष्ट्रपति, किसके सलाह पे, प्रधानमंत्री के सलाह पे। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा प्रधानमंत्री के बारे में समझते हैं, बहुत ही एकदम गरिमामय पोस्ट है ना। और प्रधानमंत्री मैंने एक बार पहले ही डिस्कशन कर चुका हूँ कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति है ना, ये निर्वाचन नहीं है, नियुक्ति होता है। अब ये पहले ये चीज़ समझना है कि प्रधानमंत्री की चर्चा अगर पूछेगा किस आर्टिकल में, तो बता दीजिएगा आप लोग, आर्टिकल 74, ये PM का चर्चा है आर्टिकल 74 में, 74 में। अब ये क्या होते हैं, संसद के आप लोग बताइए औपचारिक प्रधान कौन होते हैं, राष्ट्रपति। नाम मात्र के प्रधान कौन होते हैं, राष्ट्रपति। लेकिन जो वास्तविक प्रधान है, वास्तविक प्रधान कौन होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, क्योंकि सारा मतलब कार्यपालिका का जो भी कार्य प्रणाली है, संसद के द्वारा जो भी कानून बनाया गया है, उसका पूरा का पूरा क्रियान्वयन कौन करते हैं, ये प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है, और राष्ट्रपति बस ये है तो कार्यपालिका का हिस्सा, राष्ट्रपति भी है, प्रधानमंत्री भी, सब एकदम कार्यपालिका के ही, जितने भी मंत्रिपरिषद जो भी बनाए सब ये कार्यपालिका का हिस्सा है। विधायिका के हिस्सा के अंतर्गत कौन आएंगे, संसद और लोकसभा। संसद बोल दिए तो लोकसभा राज्यसभा दोनों हो गया। उसके बाद अगर राज्य में आएंगे तो विधानसभा और विधान परिषद। विधान परिषद अभी कहाँ, मात्र 6 स्टेट में, मैं पहले ही बता चुका हूँ, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना है ना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, यूपी और बिहार। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब ठीक है फ्रेंड, हम लोग देख रहे थे प्रधानमंत्री के बारे में, तो पहले समझ लेते हैं प्रधानमंत्री। ये तो पता है आप लोगों को कि ये क्या, संसद के कौन होते हैं, वास्तविक प्रधान होते हैं। औपचारिक प्रधान कौन होते हैं, राष्ट्रपति। ये ध्यान रखना है। चर्चा किसमें, प्रधानमंत्री का आर्टिकल 74 में, याद रखना है इससे रिलेटेड बात। ये होते कौन है, मैं पहले ही एकदम बता चुका हूँ कि ये लोकसभा के बहुमत दल के नेता होंगे। बहुमत दल का मतलब मैं बता दे रहा हूँ, जैसे कि सपोज मान लेते हैं कि लोकसभा में टोटल कितने सीट, टोटल तो पता है आपको, जो निर्वाचन होता है, निर्वाचन 543 पे होता है, 2 पे मनोनीत। ठीक है, ध्यान रखना है। तो 543 में से बहुमत दल कौन होंगे, जिस दल को 50% से अगर एक सीट ज़्यादा मिल गया, 50% वोट से एक सीट कम से कम ज़्यादा मिल गया, तो वो कहलाएंगे बहुमत दल कहलाएंगे। और उसी के जो नेता होंगे वो कौन होंगे, प्रधानमंत्री होंगे। अब नेता किसी को भी बनाया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा के मेंबर है, नहीं है। अगर नहीं है लोकसभा राज्यसभा दोनों में से किसी के मेंबर, तो 6 महीने के अंदर में क्या करना पड़ता है, सदस्यता लेना पड़ता है किसी न किसी एक सदन से। तो एक लोकतंत्र की ये बुराई हो गई है ना, कि किसी को भी लाके बनाया जा सकता है प्रधानमंत्री 6 महीने के लिए, और 6 महीना में देश के नुकसान के लिए, देश को बर्बाद करने के लिए 6 महीना काफ़ी है। ठीक है, एक दिन काफ़ी है, ऐसा कानून पास कर देगा जो कि देश के हित में ना हो, है ना। तो यही चीज़ है, ये अपना लोकतंत्र का लचीलापन का परिणाम है। तो जो ये प्रावधान है इसमें आर्टिकल 74 में कि एक मंत्रिपरिषद होगा। मंत्रिपरिषद किस लिए होंगे, राष्ट्रपति के सलाह के लिए होंगे। और जो मंत्रिपरिषद का जो हेड होगा, अध्यक्ष होगा, वो कौन होंगे, प्रधानमंत्री होंगे। ठीक, और प्रधानमंत्री संसद के वास्तविक प्रधान होंगे। ये कौन होंगे, तो लोकसभा के बहुमत दल के नेता होंगे, है ना। लोकसभा में जो भी बहुमत दल है, सपोज यहाँ पे NDA है मान के चलिए, और ये UPA है। ठीक है, ये कांग्रेस का अलायंस पार्टी और ये BJP के अलायंस पार्टी। ठीक है, इसमें जिसको भी आधे सीट से अगर एक सीट कम से कम ज़्यादा मिल गया, वो बहुमत दल कहलाएंगे। सपोज इसका आधे से एक अधिक का मतलब ये हो गया कि इसका 272 या उससे ज़्यादा जिसके पास भी सीट हो जाए, वो क्या कहलाएंगे, बहुमत दल कहलाएंगे। और उसी के नेता कौन होंगे, प्रधानमंत्री होंगे। तो ये आप कहीं से उठा के ले आइए, कोई वरिष्ठ आदमी दिख रहा है आपके पार्टी में तो उसको ले आइए, भले ही वो लोकसभा राज्यसभा के मेंबर हो, चुनाव भले ही हार गया हो, लोकसभा का कोई दिक्कत नहीं है, राज्यसभा में कोई दिक्कत नहीं है। बस कंडीशन ये है कि उसे क्या करना पड़ेगा, 6 महीना के अंदर में किसी एक सदन से सदस्यता लेना पड़ेगा, चाहे वो लोकसभा से हो या राज्यसभा से। इसका क्या क्राइटेरिया आगे हम लोग बात करेंगे, लोकसभा और राज्यसभा डिटेल्स में पढ़ेंगे, है ना, आर्टिकल 80 और 81 में। तो उसमें हम लोग देखेंगे पूरा, लोकसभा राज्यसभा के बारे में पूरा समझेंगे, है ना, कैसे उसका शपथ ले सकते हैं, कैसे क्या प्रावधान है उसके चुनाव, क्या एज लिमिट है, सब देखेंगे हम लोग। कितने दिन के लिए कौन अस्थायी है, कौन अस्थायी है, ये सब सारा चर्चा हम लोग आगे करेंगे जब लोकसभा राज्यसभा पढ़ेंगे। तो आर्टिकल 80 और 81 में ये हो गया। लोकसभा में बहुमत दल के नेता कौन हो गया, प्रधानमंत्री। और नियुक्ति कौन करेंगे, तो पहले आर्टिकल में चर्चा कर चुके हैं।
जो आर्टिकल 75 था अपना मंत्रिमंडल में कहा गया है कि मंत्रिमंडल में जो भी मंत्री होंगे कैबिनेट मंत्री के, सबकी नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे, है ना। लेकिन सलाह किससे लेंगे? प्रधानमंत्री से। और प्रधानमंत्री का अपना नियुक्ति कौन करेंगे? वो भी राष्ट्रपति साहब ही करेंगे। शपथ भी कहाँ देंगे? ये किसके द्वारा लिए जाएंगे शपथ? ये राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। उसके बाद एक चीज़ और याद रखना है इसमें कि ये बात तो पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं कि लोकसभा और राज्यसभा कि किसी एक सदन से क्या करना पड़ेगा? सदस्यता लेना पड़ेगा 6 महीना के अंदर में। अगर नहीं है तो, या फिर अगर है पहले से लोकसभा या राज्यसभा किसी के मेंबर है तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे लोकसभा के मेंबर का एग्जाम्पल है इंदिरा गांधी का, आप ले लीजिए। इंदिरा गांधी डायरेक्ट लोकसभा से चुनाव तो नहीं लड़ी थी, है ना, वो लोकसभा के मेंबर, राज्यसभा के मेंबर थी और डायरेक्ट आके पीएम बन गए। मनमोहन सिंह भी अपना एग्जाम्पल है। सोनिया गांधी अपॉइंटेड हुई थी लेकिन लास्टली वो क्या किया गया? मनमोहन सिंह को आगे भेज दिया गया, है ना। ये राज्यसभा के थे मेंबर मनमोहन सिंह भी। फिर किसी एक सदन का है मेंबर तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर दोनों में से किसी सदन का मेंबर नहीं है फिर भी 6 महीने के लिए प्रधानमंत्री बना जा सकता है। बस कंडीशन ये है कि 6 महीने के अंदर में क्या लेना पड़ेगा? किसी एक सदन से सदस्यता लेना पड़ेगा, ठीक है। ये प्रधानमंत्री का पोस्ट है, बहुत ही वैल्यूएबल पोस्ट है क्योंकि अपने संसद का वास्तविक प्रधान यही है, मंत्रिपरिषद के वास्तविक प्रधान यही है, मंत्रिमंडल का वास्तविक प्रधान यही है। राष्ट्रपति बस औपचारिक है, नाम मात्र के लिए, बस सिग्नेचर करने के लिए है, ठीक। अब आगे कुछ पावर भी देख लेते हैं कि पीएम के पास क्या क्या पावर है और समझते हैं इसको। पहले योजना आयोग था, योजना आयोग का अब नाम कर दिया गया है नीति आयोग कर दिया गया है। कब? 1 जनवरी 2015 को, है ना। नीति आयोग, नीति का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, ये नीति आयोग। तो नीति आयोग का जो हेड होता है, जो अध्यक्ष होंगे, वो कौन होंगे? प्रधानमंत्री होंगे। याद रखना, ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो योजना आयोग, पहले योजना आयोग था, है ना, लेकिन अब इसका नाम क्या कर दिया गया है? नीति आयोग कर दिया गया है। कब? 1 जनवरी 2015 को, मोदी जी ही जब आए तब किए, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद राष्ट्रीय विकास परिषद के भी अध्यक्ष कौन होंगे? पीएम ही होंगे। राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष कौन होंगे? पीएम होंगे। मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद का आप लोगों को पता ही है, अध्यक्ष कौन होंगे? पीएम होंगे। ये आर्टिकल 70 मंत्रिपरिषद हो गया 74 और आर्टिकल मंत्रिमंडल हो गया 75, दोनों में चर्चा कर दिया गया है ना। पीएम कौन होंगे? मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद के हेड होंगे। अब आगे भी कुछ पोस्ट सब है, बहुत वैल्यूबल पोस्ट है, इसको हम लोग आर्टिकल में देखेंगे आगे। आर्टिकल 76 महान्यायवादी समझेंगे हम लोग, ये सरकार के वकील होते हैं ना, अटॉर्नी जनरल। तो इस सब को नियुक्ति के लिए भी सलाह देते हैं कौन? पीएम देते हैं। किनको? राष्ट्रपति। सबका नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, सबका नियुक्ति, लेकिन सलाह कौन देते हैं? पीएम देते हैं। मतलब समझिए कि पीएम के डायरेक्ट ही काम होता है ये सब सारा चीज़, ठीक है। ये सब आगे हम लोग देखेंगे, महान्यायवादी क्या है, क्या क्या है ना, ये सब सारा चीज़ देखेंगे हम लोग आगे का आर्टिकल में। विधान, ये लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद सब देखेंगे आगे। पहले समझते हैं भाग 5, क्योंकि ये सबसे बड़ा भाग है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। 65 से 70% क्वेश्चन इसी भाग से आता है, इसीलिए मैं यहीं से स्टार्ट करा। बाकी जो आगे लगातार कंटिन्यूसली जो वीडियो देखेगा सब पूरा संविधान समझ में आएगा, है ना। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि देश का सर्वश्रेष्ठ पोस्ट है राष्ट्रपति, इसीलिए मैंने राष्ट्रपति से ही स्टार्ट करा। और राष्ट्रपति से अगर समझ लेंगे तो ये आगे राज्यपाल समझना आसान हो जाएगा, मुख्यमंत्री समझना आसान हो जाएगा, क्योंकि सब उसी पे बेस्ड है। जैसे देश में सर्वश्रेष्ठ कौन है? राष्ट्रपति है, वैसे राज्य में राज्यपाल सबसे सर्वश्रेष्ठ है, उसी से कंपैरिजन करके पढ़ेंगे हम लोग। जैसे वास्तविक प्रधान कौन है? केंद्र में प्रधानमंत्री है, वैसे ही राज्य में वास्तविक प्रधान कौन होंगे? मुख्यमंत्री होंगे। तो सब चीज़ का चर्चा करके पढ़ने में क्या होगा? कंपैरिजन करके पढ़ने में अच्छा रहेगा, आसान रहेगा और सिंपली समझ जाएंगे, है ना। चीज़ों को समझना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। तो पावर हम लोग देख लिए। उसके बाद मंत्रिपरिषद, एक चीज और समझना है, जब मंत्रिपरिषद की हेड है, मंत्रिमंडल की जब हेड है पीएम, तो मंत्रिमंडल का विघटन भी कर सकते हैं और मोदी जी इसमें करने में एक्सपर्ट है ना। साल में भी 2 बार कर लेते हैं मंत्रिपरिषद का गठन। इतना ही दिन में कितना बार मंत्रिपरिषद का गठन कर लिए, कई बार कैबिनेट मंत्रालय को एकदम चेंज किए, फेरबदल करते रहते हैं। तो पीएम के हाथ में, पीएम का पावर है ये कि जैसे जिससे अच्छा काम चल सके, है ना, जिससे विधि में कोई जो कानून, विधि मतलब कानून, जिसमें कोई व्यवधान ना हो, उसके लिए मंत्रिपरिषद का भी गठन कर सकते हैं, है ना। ये है। तो ये सब हम लोग सारा एकदम प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड क्या था, ये पावर सब देख लिए। एकदम एक रिमाइंड कर लेते हैं कि आर्टिकल 74 क्या कहता है कि एक मंत्रिपरिषद होगा राष्ट्रपति के सलाह के लिए और उसके हेड कौन होंगे? प्रधानमंत्री होंगे। संसद के वास्तविक प्रधान होते हैं, औपचारिक प्रधान कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। उसके बाद लोकसभा के बहुमत दल के ये नेता होते हैं। नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति, है ना। और ये शपथ भी ये हो गया। लोकसभा और राज्यसभा कि अगर सदस्य नहीं, अगर है किसी एक सदन का सदस्य तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर सदस्य नहीं है तो 6 महीने के अंदर में किसी एक सदन का सदस्यता लेना पड़ेगा, चाहे वो लोकसभा से ले या फिर राज्यसभा से ले। और इसका क्या प्रोसीजर होगा आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। उसके बाद अब बात करें थोड़ा एज का। अब पता है आप लोग को कि ये लोकसभा से भी हो सकते हैं और राज्यसभा से भी हो सकते हैं। लोकसभा से जो होंगे वो क्या होंगे? निर्वाचित होकर गए होंगे। तो मतलब एक तरीका से ये आप क्वेश्चन अगर अंदर में ज़्यादा फंसाएगा, ऐसा अगर क्वेश्चन पूछता है आपसे कि प्रधानमंत्री, है ना,
प्रत्यक्ष चुनाव से आते हैं कि अप्रत्यक्ष से आते हैं, तो बताइए। तो प्रधानमंत्री प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष से नहीं आते कहीं से भी, ये नियुक्ति है एक पोस्ट का, याद रखना है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं। जैसे अगर पूछेगा सुप्रीम कोर्ट के जो ये CGI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ये भी नियुक्त होते हैं, राज्यपाल है, ये नियुक्त होते हैं। ये सब राष्ट्रपति कैसे होते हैं, निर्वाचित होते हैं अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। ये सब ऑब्जेक्टिव का जितना भी ये वीडियो है, एक मास्टर वीडियो बनाएंगे हम, है ना, सब ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से एकदम सारा कवर करवा देंगे। जो ऑब्जेक्टिव है, जो छोटे छोटे एग्जाम में पूछा जाता है, ग्रुप डी हो गया, रेलवे का और अन्य एग्जाम सब है, SSC का हो गया, ये सब में जो पूछा जाता है, ये जो हम लोग कर रहे हैं मैक्सिमम ये सिविल सर्विस के लेवल से कर रहे हैं इसको। ये हो गया। इसके लिए योग्यता क्या चाहिए, पहले तो ये एज लिमिट, एज का बात थोड़ा कर लेते हैं। एज में कंफ्यूजन रहता है कि प्रधानमंत्री का क्या एज होना चाहिए, तो भाई प्रधानमंत्री का मिनिमम एज के लिए आप थोड़ा सा करेक्ट रहिए, आप अपने आप से खुद फिक्स कीजिए। लोकसभा में जो है 25 ईयर चाहिए, जब आगे हम लोग पढ़ेंगे आगे, तो लोकसभा के मेंबर बनने के लिए, लोकसभा के चुनाव के लिए कम से कम 25 साल एज चाहिए किसी को भी, और राज्यसभा के लिए 30 साल का एज चाहिए। तो अब इसमें अगर एज मिनिमम एज का बात करें तो कौन से होंगे बताए, 25 साल मिनिमम है, तो ध्यान रख लेंगे प्रधानमंत्री बनने के लिए बस केवल 25 साल का उम्र चाहिए। 25 साल से ज़्यादा कोई उम्र लिमिट नहीं है, कहीं भी कभी भी वो चुनाव जब तक लड़ने की स्थिति में तब तक आ सकते हैं। मिनिमम एज लिमिट बस याद रखना है 25, मैक्सिमम कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं है, ये बात एकदम हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद ये तो मिनिमम एज कितना हो गया, क्योंकि ये लोकसभा राज्यसभा दोनों से हो सकते हैं। अगर राज्यसभा से जा रहे हैं तब तो स्वाभाविक बात है, राज्यसभा का अगर मेंबर होंगे तो 30 साल से ज़्यादा ही उनका एज होगा, लेकिन मिनिमम एज का यहाँ बात किया जा रहा है। तो मिनिमम इसमें कौन होंगे, लोकसभा में 25 साल के बाद जाया जा सकता है, इसलिए लोकसभा के एज को ही मिनिमम एज माना जाता है। और PM का एज कितना हो गया 25, राष्ट्रपति का एज मैंने कितना बताया था 35, उपराष्ट्रपति का भी कितना 35 बताया था, ठीक है। योग्यता के लिए तो पहले से ही है, जो भी होंगे योग्यता के लिए पहले चर्चा कर चुके हैं कि इंडियन होना चाहिए पहले से, मिनिमम एज 25 चाहिए। लोकसभा राज्यसभा में किसी एक का सदस्य होना चाहिए, अगर नहीं है तो उसके लिए भी कंडीशन है, अगर नहीं है तो उसके लिए कंडीशन है कि 6 मंथ के अंदर में किसी एक से सदस्यता लेना ही पड़ेगा, है ना, तब जाके वो आगे करेंगे। तो और इसका पावर हम लोग देख ही लिए कि ये जो योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं, योजना आयोग कितने 1950 में बना था, लेकिन अब इसका नाम क्या कर दिया गया है, नीति आयोग कर दिया गया है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, है ना। इसका गठन कब किया गया 1 जनवरी 2005 को, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय विकास परिषद जो है ये इसके अध्यक्ष होते हैं, उसके बाद राष्ट्रपति एकता परिषद होते हैं अध्यक्ष, मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल के होते ही है। ये कैग महानियवादी जो भी है, अटॉर्नी जनरल, ये सब की नियुक्ति के लिए सलाह किसको देते हैं, राष्ट्रपति को, आप ये सबको नियुक्त कीजिए, ठीक है। तो आगे वीडियो में हम लोग मिलते हैं, फिर बाकी चर्चा करेंगे, आगे इससे आगे बढ़ेंगे।